नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आप सभी को प्लस वन की फिज़िक्स पढ़ा रहा था और इसके अंदर अपने जो सेकंड चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है वो अपने पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंदर अपने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक जो अपने पढ़ चुके थे वो सदिशों का संयोजन पढ़ चुके थे और उसके अंदर लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि अपने दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, डायग्राम बनाता हूँ मैं। एक तरफ P वेक्टर है, एक तरफ Q वेक्टर है और इन दोनों के मध्य जो कोण है वो थीटा है और ये Q वेक्टर ही होगा और ये इनका परिणामी सदिश है R वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो कोण है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, अल्फा है। ध्यान रखना इस कोण को मैंने अल्फा लिया है। ठीक है, ये जो कोण है ना, जो परिणामी के साथ में कोण बन रहा है, इसे मैंने कितना लिया है, अल्फा लिया है। अब अगर आप लोग इसे थीटा लेते हो और इसे अल्फा लेते हो तो जो आपके पास में फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जो P वेक्टर और Q वेक्टर है, इन दोनों के मध्य जो मैंने कोण ले रखा है वो थीटा ले रखा है और परिणामी के साथ में जो कोण है वो अल्फा है। यहाँ से इसके बाद में अपने कुछ इस तरीके से इसे मिला दिया था और ये जो कोण आया था ये फिर थीटा ही आएगा क्योंकि P और Q के मध्य का कोण है और ये फिर Q साइन थीटा और Q कोस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। एक तो आएगा Q कोस थीटा और एक आएगा Q साइन थीटा। देखना अल्फा मत कर देना क्योंकि अल्फा जो है वो P और R के मध्य का कोण है। जो परिणामी बना रहा है वो कोण कितना है, अल्फा है, और जो P और Q के मध्य जो कोण है वो कितना है, इस P और इस Q के मध्य जो कोण है वो थीटा है। तो ये बन गया Q कोस थीटा और ये बन गया Q साइन थीटा। अब देखो परिणामी R अपना आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा और इसका अंडर। ये मैंने आपको बताया है, ये जो थीटा है ये P और Q के मध्य का कोण होना चाहिए। ये P ये Q और इनके मध्य का कोण कितना है, थीटा है। आई बात समझे। अब देखो आपको ऐसा पता होना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भी आप लोग इसे अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको डायग्राम तो वो ये देगा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अल्फा और थीटा दे, यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को दिया जा सकता है, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी आप लोगों को मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि P और Q के मध्य जो कोण होगा वो ये थीटा होगा। ठीक है, कोस के साथ में वो आएगा जो P और Q के मध्य का कोण है। यहाँ P और Q के मध्य का कोण थीटा है। ठीक है, दूसरा देखो, एक अपने यहाँ से tan अल्फा का मान ज्ञात किया था, अगर आपको याद हो तो tan अल्फा ये वाला अल्फा और ऊपर Q साइन थीटा था और नीचे P प्लस Q कोस थीटा। तो ये Q साइन थीटा, ये P प्लस Q कोस थीटा। ये देखो ये अपना tan का मान है, ये अपने R का मान है। ठीक है, दोनों अपने पास में मान है, ये R वाला मान है और ये अपने पास में tan अल्फा वाला मान है। यहाँ से आप लोग अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हो। अल्फा का जब मान ज्ञात करोगे ना तो अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, अल्फा इक्वल अगर लिख देता हूँ तो ये बनता है tan इनवर्स और ये बनेगा Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास में अल्फा का मान बनेगा। तो आपके पास में दो समीकरण है, एक R के साथ में एक अल्फा के साथ में। देखना यहाँ -1 लिखा हुआ है, 10 की पावर -1। अब देखो यहाँ से कुछ स्पेशल केस बन सकते हैं। जैसे इस थीटा की बात करें, समीकरण नंबर लगा देता हूँ। जैसे इसे मैं 1 लगा देता हूँ, इसे 2 और इसे 3 लगा देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 से अपने शुरू कर देंगे स्पेशल केस। तो सबसे पहले थीटा का मान कितना रखोगे, 0 डिग्री रखोगे। जैसे ही आपने थीटा का मान 0 रखा तो कोस 0 का मान आपको पता है कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 की जगह 1, तो ये बन गया R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस। यानी ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, R इक्वल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और इसका बन जाएगा अंडर, क्योंकि कोस थीटा का मान कितना, 1। तो कोस थीटा का मान 1, तो R इक्वल, ये देखो इसे लिख सकते हो P प्लस Q की होल स्क्वायर और बार कितनी पावर है, 1/2, ये कैंसिल और R इक्वल क्या बना, P प्लस Q। ठीक है, ये R का अधिकतम मान है। ये R का किस तरीके का मान है, ये R का अधिकतम मान है। ठीक है, दूसरा
चलो साथ के साथ बता ही देता हूँ आपको। दूसरा, आप लोग थीटा का मान 90 रख दो। अगर थीटा का मान कितना रख दो, 90 रख दो, तो जैसे ही आप लोगों ने थीटा का मान 90 रखा, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ से कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये आगे वाली टर्म कितनी, 0। तो आर इक्वल क्या बनता है, ये बनता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है। तीसरा केस यहाँ पर ये बन सकता है कि थीटा का मान आप लोग रख दो 180 और कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1। तो ये देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू और इसका अंडर रूट, यानी आर इक्वल पी माइनस क्यू, इसकी होल स्क्वायर बार आएगा, इसके भी अंडर रूट, ये कैंसिल, तो आर इक्वल पी माइनस क्यू। आप देख सकते हो मैंने 3 केस सामने आपके लिखे हैं। पहला जो है इसके अंदर अपने अधिकतम मान आ रहा है पी प्लस क्यू, इसके अंदर मान आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसका अंडर रूट यहाँ आ रहा है आर इक्वल पी माइनस क्यू। तो ये 3 मान जो है आपके पास में यहाँ से आर के प्राप्त हो जाते हैं। और लास्ट मान 3 स्टार के साथ में मैंने इसे लिखा है। तो ये 3 मान जो आपको प्राप्त होंगे, ये अधिकतम, ये न्यूनतम और ये आपके पास में सीधा मान है आर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो इस साइड अपने जो बच गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो, अगर ये फर्स्ट केस आप लोग इस जगह अप्लाई करते, इस जगह, तो जैसे ही आप लोग क्या करते, थीटा का मान रखते 0, तो कोस 0 का मान तो कितना हो जाता आपके पास में 1 हो जाता, पर साइन 0 का मान कितना हो जाता, 0 हो जाता, जिससे अल्फा इक्वल क्या बन जाता, अल्फा इक्वल बन जाता tan इनवर्स 0। ठीक है, अगर आप लोग थीटा इक्वल क्या रखते, 0 रखते। फिर आप देखो दूसरी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ये देखो पहले अगर आप लोग रखते थीटा इक्वल 180, तो कोस ये तो माइनस का 1 बन जाता, पर साइन का क्या होता, 0। तो ये फिर से कितना बन जाता, ये यहाँ पर बन जाता tan इनवर्स 0। ठीक है। एक केस आपके पास में फिर ये बचता है कि अगर आप थीटा का मान कितना रख देते, 90 डिग्री रख देते, तो आप लोग देख सकते हो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस 90 का 0, तो इसकी जगह तो 1, साइन थीटा की जगह 1, ये टर्म 0, तो आपके पास में बचता अल्फा इक्वल tan इनवर्स और ये बनता Q बटा P। ये कब बन रहा है, ये अल्फा इक्वल tan इनवर्स Q बटा P, ये तब बन रहा है जब आपके पास में थीटा का मान कितना है, थीटा का मान जब आपके पास में 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब P Q से बड़ा हो तो ये कंडीशन बनती है, जब Q बड़ा बन जाता है तो आपके पास में ये लास्ट वाला केस जो है वो बनता है। तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर आप लोगों ने क्या किया था, दिशा का मान ज्ञात किया था और परिमाण का मान भी आप लोगों ने ज्ञात किया है। ठीक है, इतना ही टॉपिक है, ये बस कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ में ये टॉपिक आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि जब थीटा का मान 90 होता है तब आपके पास में ये केस बनता है। बाकी ये दोनों केस मैंने आपको बता ही दिया कि एक बार तो P बड़ा होगा और एक बार Q बड़ा होगा। जब P बड़ा होगा तो ये केस बना देना और जब Q बड़ा हो तब आप लोग ये केस बना देना। ठीक है, 180 वाला ये कब का है, जब 180 रखते हो, ये कब, जब 90 डिग्री रखते हो, और ये कब, जब आप लोग 0 डिग्री इसके अंदर रख देते हो। तो ये स्पेशल केस आपके इसके अंदर आते हैं। देखो स्पेशल केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ऐसे मिल सकता है कि अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो कौन सा केस बनता है, तब आपको ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसका डेरिवेशन अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अपने आर का मान tan अल्फा का मान व्युत्पन्न किया था। ठीक है, सामने त्रिभुज आपके बन जाता है ये बड़े वाला, और इसके अंदर पाइथागोरस लगा करके अपने इसे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। अब अपना टॉपिक है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको आपके बुक और सिलेबस के बारे में बता देता हूँ
एक तो आपको अभी पता है कि एनसीईआरटी लग चुका है, पर अभी जो अपने पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो पुराने वाला सिलेबस है उसके अंदर शुरुआत के 1 से लेकर के जो 7 चैप्टर है, 1 से 7 वो आपके फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि पेपर एक साथ ही होता है, तो शुरुआत के 1 से 7 जो चैप्टर है वो फर्स्ट फिजिक्स के माने जाते थे। और इसके अंदर ये होता था कि शुरुआत के जो 5 चैप्टर हैं, 1 से 5 यहाँ तक के जो चैप्टर थे वो आपके जो हाफ ईयरली आपका जो एग्ज़ाम होता था, अर्धवार्षिक जो पेपर होता था, उसके अंदर शुरुआत के 1 से 5 चैप्टर तक के पर्सन जो है वो आते थे। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी में शुरुआत के 1 से 8 चैप्टर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था भौतिक जगत और मापन, वहाँ पर भौतिक जगत को अलग रखा गया और मापन को अलग चैप्टर में रखा गया है, तो वहीं से एक चैप्टर एक्स्ट्रा बन जाता है इसका। बाकी सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो इसके अगर आप देखोगे तो 6 तक के चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर आप लोगों का चल ही रहा है, फिर गति की आ जाएगा, गति के नियम आ जाएंगे, फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। वहाँ तक अपने अभी पढ़ना होगा। तो अब देखो अपने बात कर रहे हैं सदिशों के वियोजन की, कि सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है। देखो लास्ट अपने जो पढ़ा है वो अपने पढ़ा था सदिशों का संयोजन, और अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन पढ़ रहे हैं। यानी सदिश जो है उसे घटकों में किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। यानी 2 सदिश जो है उनको, किसी एक सदिश को वियोजित किस प्रकार से किया जाए, घटकों में किस प्रकार से तोड़ा जाए, इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे अपने सदिशों का वियोजन कहेंगे, ठीक है। तो अब अपने इसके अंदर अगर वियोजन की बात की जाए तो वियोजन अपने 2 तरीके के पढ़ेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे द्विविमीय और एक अपने पढ़ेंगे इसके अंदर त्रिविमीय। तो जो शुरुआत का वियोजन है वो है द्विविमीय वियोजन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल बेसिक है। एक बार जब आप लोग थोड़ा टाइम निकाल दोगे इनको पढ़ करके, तो बाद में धीरे धीरे ये आपके लिए बेसिक बन जाएगा। इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जनरली इनके बारे में पहले से पता होगा कि इस टॉपिक के अंदर अपने क्या किया जाता है। जैसे पीछे अपने व्युत्पन्न किया था, तो अभी आपको लगता होगा कि बड़ा टॉपिक है, पर जनरली आप लोग बाद में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा और आपको पता होगा कि किस प्रकार से आर का मान जो है वो लिखा जाता है। यही बात इसके अंदर है कि 2 द्विविमीय जो वियोजन है इसके अंदर किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है। देखो इसे अपने निर्देश तंत्र बोलते हैं। थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, हालांकि अपने गतिकी में पढ़ेंगे इसे। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, देखो निर्देश तंत्र का मतलब ये होता है कि अपने सामान्यता देखो अपने क्या करते हैं, किसी कण की स्थिति जो है ना किसी दूसरे के सापेक्ष व्यक्त करते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये मार्कर जो है वो 2 फीट की दूरी पर है, या मान लो कि ये मार्कर जो है इससे 1 मीटर की दूरी पर है, तो आपको सबसे पहले अगर मैं सीधा बोल देता कि ये मार्कर 1 मीटर की दूरी पर है, इससे आप लोग क्या समझे, आपको कुछ पता नहीं चला कि इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने क्या बोला कि ये मार्कर जो है ये कितनी मीटर दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर है। मैंने बोला ये मार्कर 1 मीटर दूरी पर है, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से है। यानी आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने बताया है ना कि ये मार्कर 1 मीटर दूरी पर है, आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि ये दूरी मापी कहाँ से गई है, ठीक है। अगर मेरे सापेक्ष देखोगे तो ये दूरी 1 मीटर नहीं है, ये बिल्कुल पास में है। और बोर्ड के सापेक्ष अगर इसे मापा जाए तो अपने इसे क्या बोलेंगे कि ये 1 मीटर दूरी पर है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप जो दूरी माप रहे हो वो दूरी मापी किसके सापेक्ष जा रही है, ठीक है। तो किसी न किसी के सापेक्ष अपने क्या किया जाता है, दूरी को मापा जाता है। तो अपने सबसे जो आसान सुविधाजनक जो होता है वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर अपने निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। वह कण या निकाय जिसके सापेक्ष दूसरे कण या निकाय की स्थिति को व्यक्त किया जाए क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ये अपने एक कार्तीय निर्देश तंत्र बनाते हैं। एक्स वाई जेड भी आता है जब अपने त्रिविमीय की बात करते हैं। इसके अंदर अपने जो निर्देश बिंदु मानते हैं वो इसका मूल बिंदु O मानते हैं, 0 0 निर्देशांक मानते हैं, और वहाँ पर अपने फिर क्या कर देते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं और अपने ये बता देते हैं कि पॉइंट P जो है O से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, अपने OP वेक्टर जो दूरी है, जो विस्थापन आपका OP वेक्टर है वो मैं किससे लिख रहा हूँ, A वेक्टर से लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसी A वेक्टर को जो इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, इसी A वेक्टर को क्या करना है, घटकों में वियोजित करना है, ठीक है। तो घटकों में वियोजित करते समय आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये रहेगा कि इसे मिलाओ। फिर आप लोग क्या करो, इसे मिलाओ, यहाँ लिखो M, यहाँ लिखोगे N, यहाँ M और यहाँ क्या आएगा, N आएगा। और अब देखो
अपने जो x दिशा के अंदर घटक है उसे मैं लिख देता हूँ ax वेक्टर, और जो y दिशा में है उसे मैं लिख देता हूँ ay वेक्टर। तो जो x दिशा में उसे मैंने लिख दिया ax वेक्टर, y दिशा वाले को लिख दिया मैंने ay वेक्टर। तो यहाँ आप लोग क्या देख सकते हो कि जो दूरी OM वेक्टर है, OM वेक्टर दूरी होगी ax वेक्टर, और ON जो वेक्टर दूरी है वो होगी ay वेक्टर। तो ये तीन दूरियां आपके पास में सामने से होगी, ठीक है। इस तरफ जो घटक है उसे अपने ax मान लिया, और जो इसके लंबवत घटक है उसे अपने क्या मान लिया, ay वेक्टर मान लिया। देखो मैंने आपको बताया था कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर ये जो ax वेक्टर है इसे आप लोग क्या लिखते हो, ax i कैप लिखते हो। दोनों में से एक बार ही दिशा बतानी है, यहाँ वेक्टर बता रहा है और यहाँ आई कैप वही काम कर रहा है जो इस साइड वेक्टर कर रहा है। इसी तरीके से ए वाई वेक्टर है यहाँ, ये किसके इक्वल है, ये ए वाई जे कैप के क्या है, इक्वल है। अब देखो आप लोग ये जो सामने आपको दिख रहा है इसके अंदर आप लोग त्रिभुज का नियम लागू कर सकते हो। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि दो सदिशों को आप लोग क्या करते हो, त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त करते हो, परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त करते हो, तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा के अंदर परिणामी सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग अप्लाई करो तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि जो AOP वेक्टर है, यानी जो आपका OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर किसके इक्वल है, ये OM वेक्टर जो विस्थापन है, और प्लस जो आपका MP वेक्टर है इन दोनों के जोड़ के बराबर है। OP वेक्टर की बात की जाए तो इसे आप लोग क्या लिखोगे, A वेक्टर लिखोगे, OM वेक्टर ये देखो क्या लिखोगे, AX वेक्टर लिखोगे, और MP ये वाली जो दूरी है MP। अब देखो यहाँ जो काम की बात है, आप लोग देखो ON जो है, जो दूरी ON आपके सामने दिखाई दे रही है, ON कितना है, AY वेक्टर है। तो ये इसके बिल्कुल समांतर बने, ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके क्या है, समांतर है और उतनी दूरी पर है। तो ये भी कितना होता है, AY वेक्टर होता है, और ये भी कितना होता है, AX वेक्टर होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये भी AX वेक्टर है और ये भी कितना है, AY वेक्टर है। तो आपकी जो MP वेक्टर जो दूरी है, MP वेक्टर जो दूरी है वो किसके इक्वल है, इस दूरी के इक्वल है, यानी ये दूरी किसके इक्वल है, MP वेक्टर के इक्वल है। तो ये जो MP वेक्टर है इसका मान आप लोग क्या रख सकते हो, AY वेक्टर लिख सकते हो। समीकरण A वेक्टर बराबर AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। A वेक्टर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, A वेक्टर की जगह AX वेक्टर यानी AXI के प्लस AY जे कैप, AXI कैप और AY जे कैप, ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। तो यहाँ A वेक्टर समीकरण 1 और 2 ये आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि द्विविमीय वियोजन जब करते हैं तब इसे क्या लिखते हैं, A वेक्टर को AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर, और इसे A वेक्टर इक्वल AXI कैप प्लस AY जे कैप। A वेक्टर कौन है, प्रश्न यहाँ ये है कि A वेक्टर कौन है। A वेक्टर की जगह कुछ भी हो सकता है, बल हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, संवेग हो सकता है, कोणीय संवेग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सदिश राशि होनी चाहिए। यहाँ कोई भी सदिश राशि हो सकती है, जैसे F वेक्टर होता तो ये Fx, ये Fy, संवेग P वेक्टर होता तो ये Px, ये Py। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बस होनी सदिश राशि चाहिए। एक ही जगह जनरली आप कुछ भी रख सकते हो। तो आपको ये दोनों बातें जो है वो याद रखनी पड़ेगी। आगे देखो, ये परिणामी सदिश आ गया, आपका घटक बना दिए हमने। अगर आपको परिमाण का पूछा जाए, आपको बोला जाए कि आपको क्या लिखना है, इनका परिमाण लिखना है, क्या लिखना है आप लोगों को इनका परिमाण लिखना है, और दूसरा आप लोगों को इनकी दिशा लिखनी है। तो परिमाण कैसे लिखोगे, परिमाण के लिए आप लोग क्या करोगे, इस त्रिभुज को लोगे जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इस त्रिभुज को लेते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आप लोग यहाँ घटक बना सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि एक तो कोस का घटक होता है और एक आपके पास में साइन का घटक होता है। एक आधार के अकॉर्डिंग आता है, एक लंब के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ ये क्या है, AX जो है वो आधार है, तो एक तो आप लोग लिखोगे कोस थीटा, एक आप लोग क्या लिखोगे, साइन थीटा। क्या लिखोगे, एक कोस थीटा लिखोगे और एक साइन थीटा लिखोगे। ये क्या है, ये आधार है इसलिए ये किस में आता है, हमेशा कोस में आता है। ये लंब है इसलिए ये किस में आता है, साइन में आता है। कर्ण दोनों में आएगा,
कर्ण जो है वो क्या होगा, दोनों में आएगा। तो पहले देखो मैंने किसको लिख दिया, कर्ण को लिख दिया। अब कोस के साथ में हमेशा आधार आता है, तो यहाँ आप लोग क्या कर दोगे, आधार लिख दोगे। साइन के साथ में लंब आता है, तो यहाँ आपने क्या कर दिया, लंब लिख दिया। अब देखो ax का मान a कोस थीटा, ay का मान a साइन थीटा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो दोनों समीकरणें आपको सामने दिख रही है, दोनों का वर्ग करो, जोड़ दो, दोनों का वर्ग करो और क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे ही आप लोग वर्ग करके जोड़ते हो, कुछ बातें हटा देता हूँ सामने से आपके, ये देख लेना आप लोग, ओपी वेक्टर इक्वल ये लिया हुआ है, ये सारी बातें सामने आपके लिखी हुई है, अभी नहीं हटा रहा हूँ मैं, जरूरत पड़ेगी फिर से लिख दूँगा। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, समीकरण नंबर कितना ही लिख सकते हो। देखो सामने कोई समीकरण नहीं है, इसलिए मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ, वैसे ये 3 और 4 नंबर आने वाली थी, और कोई समीकरण है नहीं सामने आपकी, इसलिए मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ, वैसे ये 3 है और ये 4 है। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके आप लोग क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे ही आप लोग वर्ग करके जोड़ोगे, ये बनता है, पहले वर्ग करता हूँ, देखो ये बनता है कुछ इस प्रकार से, इसका वर्ग करोगे ये बनेगा इस तरीके से, बन गया। अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे ही आपने जोड़ा, ये ax स्क्वायर, ये ay स्क्वायर, ये a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, a स्क्वायर। साइन को पहले लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग पहले लिखो, सर्वसमीका आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आई। अब देखो, अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट हो तो जितनी सर्वसमीकाएँ काम में आ रहे हैं, जितने फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, वो सब फॉर्मूले एक अलग कॉपी में आप लोग लिखते रहना, और वो कॉपी आपको हमेशा पास रखनी है 12वीं क्लास के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि ये जो साइन कोस के फॉर्मूले आएंगे, ये आप मैथ तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि बायो में तो लगेगी नहीं। तो बायो वाले स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को हमेशा अपने साथ में रखना, जितने फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, सारे फॉर्मूले नहीं, जो फॉर्मूला सामने लिख रहा हूँ, सिर्फ उसी फॉर्मूले को आप लोग क्या कर लोगे, अपनी कॉपी में लिख लोगे और उसे याद रखोगे। तो 12वीं क्लास में जब आप लोग पहुँचोगे, तब तक आपके पास में लगभग जितने फॉर्मूलों की जरूरत होती है, वो फॉर्मूले आपके पास में होंगे। तो इसे मैंने लिख दिया। और ये सर्वसमीका आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये कितना, a स्क्वायर, यानी a का मान कितना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान है, ये जो परिमाण है, ए वेक्टर जो आपने ले रखा है उसका परिमाण है, ax स्क्वायर प्लस ay की होल स्क्वायर, ठीक है। देखो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे ए वेक्टर का मान अभी अपने कितना ज्ञात किया था, ए वेक्टर का मान ज्ञात किया था ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, या ए वेक्टर इक्वल ax i कैप ay j कैप, ठीक है। ये आपको अगर मिले और आपको बोल दे कि परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करो, तो आपको इनका वर्ग करना है इस तरीके से और जोड़ देना है। जैसे आपको मिले 5 i कैप प्लस 6 j कैप, और आपको बोले परिमाण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 5 यहाँ 6, 5 का वर्ग करो, 6 का करो, दोनों को जोड़ो, अंडररूट करो, आपके पास में परिणामी जो है उसका परिमाण निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये बोला है आपको कि आपको ए वेक्टर का मान जैसे ये मिलता 5 i कैप प्लस 6 जे कैप, और आपको बोल देता कि परिणामी जो है उसका परिमाण ज्ञात करो, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए आप लोग इससे कर लेते हैं इसकी तुलना। तो ax का मान 5 है, ay का मान 6 है, यहाँ रखते ax का 5 ay का 6, तो 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और इसका क्या बन जाता, अंडरूट बन जाता, ठीक है। ये 25 प्लस 36 जोड़ लेना और उसका अंडरूट निकाल लेना, उससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a का मान आएगा। तो इस तरीके से आपको इनके प्रश्न जो है वो एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। देखो आगे और आपको क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से ये घटक वगैरह बनाने मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से आप लोगों को दिशा पूछी जा सकती है कि परिणामी जो है वो किस दिशा में है। अगर आपसे दिशा पूछी जाए, अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो दिशा का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तो मूल बिंदु है वहाँ से, तो वो निकल ही रहा है, साथ में अगर आपको कोण बता दिया जाए तो आप लोग दिशा आराम से बता सकते हो। यहाँ कोण आपको पता होना चाहिए, कोण कितना है, थीटा है। इस थीटा का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। देखो टेन थीटा का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, टेन थीटा का मान आप लोग ज्ञात करो। देखो टेन थीटा का मान तो वैसे आप लोग सीधा ही कर सकते हो, यहाँ से ay बटा ax और थीटा इक्वल टेन इनवर्स ay बटा ax,
ये थीटा का मान आप लोगों ने सीधा भी यहाँ से ज्ञात कर लिया। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने AX का मान ज्ञात किया था। कितना किया था? AX ये वाला था, ये कोस के अंदर आता है तो A कोस थीटा था, और AY जो है क्या होता है? साइन थीटा, तो A साइन थीटा। आपको क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग लगा देना है, तभी तो आपको tan मिलेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, A साइन थीटा और जो AY है इसके अंदर A कोस थीटा और AX का भाग लगाना है। इससे ये कैंसिल हो जाता है, tan थीटा बचेगा, AY और AX ये वाला, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, जिस भी तरीके से आप लोग इसे सोल्व करना चाहो आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहो कि आई कैप जे कैप के साथ हम लोग लिखेंगे तो आप लोग उनके साथ में भी इसे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो इस टॉपिक के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा है। अपना टॉपिक है द्विविमीय सदिश वियोजन। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो आपको एक सदिश दिया गया, ए वेक्टर एक सदिश दिया गया। सदिश का मान कितना आया? सदिश का मान आया, देखना सामने जो लिख रहा हूँ वो आपको हमेशा याद रखना है, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर, या AX आई कैप AY जे कैप, ये तो है सदिश। इसका आपको बोले परिमाण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिमाण। तो आप लोगों ने क्या किया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये आपने क्या कर दिया, इसका परिमाण ज्ञात कर दिया। आपको बोले दिशा ज्ञात करें तो ये फॉर्मूला लगा करके आप लोग क्या कर सकते हो, दिशा निकाल सकते हो। आई बात समझ में? और तरीका वही रहेगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे ए वेक्टर का मान दे दे आपको, कि आपको मान दिया जैसे इसका 3 आई के प्लस 4 जे के, जे लिखा है मैंने ये, ठीक है। और आपको क्या बोल दे कि आप लोग क्या करो, परिमाण ज्ञात करो, परिणामी की दिशा ज्ञात करो, तो आप लोग कर सकते हो। देखो फिर से क्या करोगे, इससे तुलना करो, तो ये किसका मान है, AX का मान है, ये किसका मान है, AY का मान है, ये जो 4 लिखा हुआ है, दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। AX का वर्ग करोगे 3 है, 3 ले रखा है 9 आएगा, और 4 का वर्ग करोगे यहाँ 16 आएगा, ठीक है। दोनों का जो वर्ग किया 16 और 9 आया, उनको जोड़ लिया 25 है, उसका अनुरूट किया 5 आया, तो इसका परिमाण कितना मिल जाता है आप लोगों को, 5 मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग A का मान ज्ञात कर सकते हो। दिशा के लिए बोल दिया जाए तो AY AX यानी 4/3 आप लोग यहाँ लिख करके थीटा का मान लिख दोगे। तो इस प्रकार से आप लोग दिशा जो है वो ज्ञात कर सकते हो। अब अपने बात करनी पड़ेगी यहाँ पर त्रिविमीय वियोजन की। त्रिविमीय वियोजन, देखो वियोजन से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि नॉर्मल टॉपिक है, मैथ के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ोगे इसे। तो त्रिविमीय वियोजन, त्रिविमीय वियोजन, त्रिविमीय वियोजन, ठीक है। देखो त्रिविमीय वियोजन में आपको क्या करना है, त्रिविमीय वियोजन के अंदर जैसे बेसिक अगर बात की जाए, आपको ए वेक्टर द्विविमीय में क्या मिला था, AX आई कैप प्लस AY जे कैप। त्रिविमीय में साथ में क्या जुड़ जाएगा, AZ के कैप जुड़ जाएगा। परिमाण निकाला आप लोगों ने, क्या आया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और उसका अंडरूट। त्रिविमीय में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर और उसका अंडरूट। त्रिविमीय वियोजन देखो, सबसे पहले त्रिविम के अंदर आप लोगों को निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा, कार्तीय निर्देश तंत्र। तो यहाँ X, यहाँ Y और यहाँ Z, ठीक है। डायग्राम बनेगा आज बस इसका, इतने इसमें बचा है। ये पॉइंट P है, तो ये OP वेक्टर है, इसको आप लोगों को क्या करना है, घटकों में विभाजित करना है। ये A वेक्टर है, इसको आप लोग क्या कर रहे हो, घटकों में विभाजित कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसे इस तरीके से नीचे की ओर मिला दिया, इस तरीके से, और ये आपने क्या कर दिया, इसका त्रिविमीय वियोजन कर दिया है, ठीक है। और आपने क्या लिख दिया, इसे N लिख दो, O आ चुका है, P आपने लिख दिया है, इसे Q लिख दो, इसे S लिख दो, ठीक है। ये आपके पास में A वेक्टर है, ये कौन लिख दो, अल्फा, इसे लिख दो बीटा, और ये जो बचा हुआ कौन है, इसे आप लोग लिख दो गामा, ठीक है। तो ए वेक्टर जो है एक्स एक्स के साथ में जो कौन बना रहा है, अल्फा है,
वाई के साथ में बना रहा है वो बीटा है, और जो जेड के साथ में कौन बना रहा है वो कितना है, गामा है। ठीक है, तो अपने तीनों कौन बना दिए, और इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ए वेक्टर को 3 घटकों में तोड़ना है। अब त्रिविमीय वियोजन है तो 3 घटक इसके आपको